प्राइम टाइम की हर खबर का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। सबसे पहले बता देता हूं आज प्राइम एट 4 में आप क्या क्या देखने वाले हैं। आज आप देखेंगे दक्षिण में पीएम मोदी के हुंकार, आपकी बार कैसे होगा 400 पार। दक्षिण का पूरा सियासी गणित आपके सामने रखेंगे। बेंगलुरु में घमासान, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, पूरी खबर ये भी प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बवाल, आम आदमी पार्टी के सवाल पर बीजेपी ने कैसे किया पलटवार, यह भी आपके सामने होगा। और किसने की मुरादाबाद को माधव नगर बनाने की मांग, क्या है इस नगरी का, पीतल की नगरी का इतिहास, यह भी जानिए आज हमारे साथ प्राइम एट 4 में। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा, उस मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एट 4, फरार तौकीर रजा पर बड़े एक्शन की तैयारी। पुलिस ने तौकीर रजा की तलाश तेज की, दिल्ली से राजस्थान तक तलाश जारी। तौकीर रजा बरेली दंगों का मास्टरमाइंड, बरेली दंगों की वजह तौकीर रजा, और उसकी तलाश में पुलिस चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। लेकिन आज नहीं हो पाई है तौकीर मामले की सुनवाई, ये खबर भी आप देख लीजिए। कोर्ट बदलने की वजह से आज सुनवाई टल गई है। बरेली जिला जज ने सुनवाई के लिए फाइल तलब की है। बरेली जिला जज ने सुनवाई के लिए फाइल तलब की। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, कोर्ट बदलने की वजह से यह सुनवाई आज नहीं हो पाई। बहरहाल तौकीर रजा की तलाश के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तौकीर ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अग्रिम जमानत की याचिका, सोर्सेज बता रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है याचिका। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अग्रिम जमानत की याचिका तौकीर रजा की तरफ से दाखिल की गई है, क्योंकि कोर्ट के ही आदेश पर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, इसलिए ऊपरी अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है तौकीर रजा की तरफ से। और बेंगलुरु में दुकानदार की पिटाई के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। हिंदू संगठनों का बेंगलुरु के नागरपेट में प्रदर्शन, नागरपेट में प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया गया। पीड़ित दुकानदार के समर्थन में पहुंचे थे तेजस्वी। कई बीजेपी कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। दुकानदार की पिटाई को लेकर लोगों के भीतर जबरदस्त गुस्सा। यहां बेंगलुरु में कल की घटना के बाद जो हुआ आपके सामने, असल में यहां पर दुकानदार की पिटाई हुई थी कि उसने अपनी दुकान में हनुमान चालीसा क्यों बजाया। देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे थे, समूह में लोग पहुंचे थे, उसकी पिटाई हुई थी। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। तेजस्वी सूर्या को डिटेन किया गया है। हिंदू भाई पे अटैक हुआ है जो हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था अपनी दुकान के अंदर, और 6 से 7 जिहादी गैंग, जो एक गैंग है जो अफीम तस्करी करते हैं यहाँ पे है, वो मतलब एक प्रकार से खौफ है लोगों के अंदर, वो गैंग द्वारा भाई के ऊपर अटैक किया जाता है। अटैक हुआ था संडे को, उसके बाद सिर्फ यही था कि रिपोर्ट लिखे, बट पुलिस वाज नॉट रिपोर्टिंग इट, एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे थे कम से कम, क्योंकि उसके बाद यही है कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एज पर प्रोसीजर कार्रवाई की जाए। कोई हंगामा कोई नहीं कर रहा है। दे हैव मेड इट पॉलिटिकल, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर दे हैव नॉट बुक्ड एन एफआईआर। माफ कीजिएगा। और वहीं बेंगलुरु मामले में पीड़ित दुकानदार मुकेश ने लोगों का समर्थन मिलने पर खुशी जाहिर की। सर मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता, तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा। एक बार आप बेंगलुरु के नागरपेट इलाके में चल रहे इस विवाद को फिर से जान लीजिए। ये पूरा मामला जैसा आप जानते हैं, अभी बताया भी उस व्यक्ति ने जिसके साथ ये बीता है। रविवार को असल में घटना होती है बेंगलुरु के नागरपेट का ये पूरा मामला। 6 लोगों को छह लोग दुकानदार को घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। हनुमान चालीसा बजाने पर पीटने का आरोप है और बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला। हिंदू संगठन पीड़ित मुकेश के समर्थन में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम की नारेबाजी की और मुकेश के समर्थन में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। मार्च के दौरान पुलिस का कार्यकर्ताओं के साथ टकराव हुआ और बेंगलुरु पुलिस ने इलाके में सुरक्षा को और बढ़ा देने की बात की। बाबा बागेश्वर ने मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग की है। ये खबर देखिए, मुरादाबाद का नाम माधव नगर रखे जाने की मांग की है। जहां इतने मंदिर हो उसका नाम मुरादाबाद क्यों, धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस जगह का नाम तो माधव नगर होना चाहिए।
जिस नगर में सिद्धबली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, बैरनी शिव महाराज का मंदिर हो, नीम करोली बाबा का मंदिर हो, गंगा जी जहां प्रकट हुई हो, ऐसे मुरादाबाद कहने में इन मंदिरों की अवहेलना है। मुरादाबाद को माधव नगर कर देना चाहिए। अब इसको मुरादाबाद कहना भी उचित नहीं है। हमें ऐसा लग रहा, अब किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। अब भारत में इतने नाम बदल गए, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद माधवनगर कर दिया जाए। और आइए अब आपको मुरादाबाद का इतिहास भी बहुत जल्दी से बता देते हैं। दरअसल मुरादाबाद का नाम शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर पड़ा है। 16वीं शताब्दी में मुरादाबाद को चौपला के नाम से जाना जाता था। मुरादाबाद पर मौर्य शासक, गुप्त वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि ने शासन किया। यहां 16वीं शताब्दी में राजा राम सुख चौपला का शासन हुआ करता था। 1624 में इसके बाद में असल में रुस्तम खान ने चौपला पर आक्रमण करके इसका नाम रुस्तम नगर रख दिया। लेकिन जब शाहजहां को पता चला तो उसने अपने बेटे मुराद बख्श को यहां भेजा। मुराद बख्श ने इसे अपने कब्जे में लेकर इसका नाम मुराद नगर रख दिया, जिसे बाद में मुरादाबाद कहा जाने लगा था। तो शुरू से इसका नाम मुरादाबाद था ऐसा कतई नहीं है, और अब इसका नाम माधव नगर किए जाने की मांग आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर ने उठा दी है। और इसी पर आज का राष्ट्रवाद ठीक 4:55 पर आप देखने वाले हैं। मुरादाबाद बनेगा माधव नगर, योगी लगाएंगे फाइनल मुहर, लेकर राकेश हाजिर होंगे। लेकिन अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। प्राइम एट 4 मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। विवाद से जुड़े सभी 15 केसेस की एक साथ सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। यह पूरा मामला आपको बता देता हूं। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। यह इस केस से जुड़ी हुई असल में जमीन के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ये इसकी सच्चाई है। 11 एकड़ श्री कृष्ण मंदिर, 2.37 एकड़ शाही ईदगाह मस्जिद। और 17 अप्रैल को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। रामनवमी पर राम मंदिर में पूजा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी पर बीजेपी पूरे देश में बड़ा आयोजन करेगी। देश में 19 अप्रैल को है पहले चरण का चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, 17 अप्रैल को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि रामनवमी का मौका हो। और दक्षिण भारत से पीएम मोदी का विपक्ष पर जबरदस्त हमला। शक्ति को लेकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर वार किया। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृ शक्ति, नारी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें 400 पार की जरूरत। मोदी ने कहा बीजेपी को समर्थन से इंडी में खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उससे इंडी गठबंधन में खलबली है और इसीलिए बौखलाहट में ये सब बातें कही जा रही हैं। शक्ति से मतलब हमारे लिए मातृ शक्ति, नारी शक्ति होता है। और इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है दक्षिण भारत में। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है
मातृशक्ति, नारी शक्ति, कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। दक्षिण जीतने के लिए बीजेपी ने टॉप गियर लगा दिया है। आज पीएम मोदी ने केरल में रोड शो किया। दरअसल केरल में भारतीय जनता पार्टी के लगातार बढ़ते वोट से इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 10% के करीब वोट मिले थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 13% पहुंच गया था। ये देखिए ग्राफ किस तरीके से बढ़ा। 2021 के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, लेकिन 115 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी 14% वोट ले आई थी। और इसीलिए ये बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज विरोधियों को चिंता में डाल रहा है कि बढ़ते वोट परसेंटेज के साथ आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां स्थितियां पहले के मुकाबले लगातार सकारात्मक होती जा रही है। साउथ में बीजेपी का वोट लगातार बढ़ रहा है। केरल के विषय में आपने देखा, बीजेपी को 10 सीटें जीतने का पक्का भरोसा है। यहां से सवाल उठता है कि क्या मोदी केरल में 10 सीट बीजेपी को दिला पाएंगे? आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं? 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी कम से कम 4 से 5 सीटें जीतने के कगार पर पहुंच चुकी है। त्रिशूर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से बीजेपी जीत सकती है। 2019 में पार्टी को यहां से 28.2% वोट मिले थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 11.15% था। तिरुवनंतपुरम सीट, यहां से पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन की वजह से 2019 में बीजेपी जिस संसदीय सीट को जीतने का मादा रखती थी वो मध्य केरल की पथनामथिट्टा सीट है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 15.95% से बढ़कर 28.97% हो गया। चौथी सीट तिरुवनंतपुरम जिले की आर्टिकल सीट है। यहां से बीजेपी ने 2019 में 10.6% की भारी बढ़ोतरी के साथ 24.18% वोट हासिल किए थे। और आगे आपको दिखाने वाले हैं हम सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को क्यों लगी फटकार। लेकिन पहले देखिए किस मामले में मनीष सिसोदिया को लगा कोर्ट से झटका। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सिसोदिया आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। जामनगर के कुख्यात साइचा गैंग के खिलाफ ऑपरेशन डिमोलिशन को गुजरात पुलिस ने अंजाम दिया। बेदी इलाके में सरकारी जमीन पर साइचा गैंग द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 6 बंगलों पर बुलडोजर चला। साइचा बंधुओं के अवैध निर्माणों में महबूब साइचा का बंगला, माधापार भूंगा इलाके में 10 कमरों वाला ऑफिस शामिल है। आगरा के सिंधी मार्केट इलाके में दुकान में भीषण आग लगी। बर्तन और कपड़ों सहित 6 दुकान आग की चपेट में आई। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से फ्रिज चोरी करने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। 4 से 5 चोर एक दुकान से दिन दहाड़े फ्रिज चुरा कर ले गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में चोर किसी खौफ के बिना फ्रिज ले जाते दिखे। पीड़ित दुकानदार ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ में पुलिस ने अफीम की खेती पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गैर कानूनी ढंग से यह अफीम उगाई जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह कि अफीम की खेती एक नर्सरी के अंदर गमलों में की जा रही थी। पूरा मामला चंडीगढ़ के किशनगढ़ इलाके का है। और एक बहुत अहम खबर आ रही है, वो आपके सामने रख देता हूं। भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होने का आदेश दिया। रामदेव को परिणाम भुगतने होंगे, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रामक विज्ञापन केस में परिणाम भुगतने होंगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया। स्वामी रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएमए की याचिका में रामदेव के विज्ञापन को झूठा और भ्रामक करार दिया गया है। आईएमए ने कहा है कि पतंजलि के विज्ञापन से एलोपैथिक दवाइयों की उपेक्षा हुई है, जबकि पतंजलि के दावों की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं है। आईएमए के मुताबिक रामदेव के खास बीमारी को ठीक करने के दावे में कोई दम नहीं है। और लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है, वो खबर भी आपको बता देता हूं। प्राइमेट 4 महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा दांव। राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहले भी हमने आपको ये बताया था। टाइम्स नाउ नवभारत ने ये खबर आपको दी थी कि इस बात के लगातार आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं राज ठाकरे। लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है। एमएनएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं।
और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राज ठाकरे का साथ आवश्यक क्यों है। बाल ठाकरे की विरासत वाला चेहरा। असल में हर कोई ये मानता है कि बाल ठाकरे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो थी उसको अगर कैरी करने वाला कोई है तो वो उनके भतीजे हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र में फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता उद्धव ठाकरे के विक्टिम कार्ड की वो काट भी है। उद्धव के जवाब में दूसरा ठाकरे परिवार है ये। और मुंबई में शिवसेना के गढ़ में सेंध मारने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राज ठाकरे का साथ आवश्यक है। सीएए को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एट 4 सीएए पर केंद्र सरकार को एससी से राहत। सीएए पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 9 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। तो वहीं याचिकाकर्ता केंद्र को समय दिए जाने का याचिकाकर्ता ने केंद्र को और वक्त दिए जाने का विरोध किया। और मेरठ से कुमार विश्वास को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी का टिकट। अभिनेता अरुण गोविल को भी टिकट देने पर चर्चा। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभिनेता अरुण गोविल को भी टिकट मिल सकती है और कुमार विश्वास को भी टिकट दी जा सकती है। मेरठ से कुमार विश्वास को उतारे जाने के बारे में सोचा जा रहा है। और रायबरेली से मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे मनोज पांडे। मनोज पांडे को टिकट देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले मनोज पांडे को भी टिकट मिल सकती है। शराब घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी का केजरीवाल पर निशाना। अब केजरीवाल के बहाने चलने वाले नहीं हैं, संबित पात्रा ने कहा। 9 समन पर केजरीवाल के 18 बहाने सामने आए हैं। संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल समन के नाम से डर रहे हैं। संबित पात्रा ने यह बात भी कही। केजरीवाल के बहाने अब और नहीं चलने वाले, कहा संबित पात्रा ने। ईडी नोटिस पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। ईडी राजनीतिक प्रेस रिलीज जारी कर रही है, कहा आम आदमी पार्टी ने। ईडी की तरफ से समन जो भेजे जा रहे हैं वो राजनीतिक प्रेस रिलीज हैं, वो पॉलिटिकल प्रेस ब्रीफ्स हैं। जो लोग कभी ऑटो में लटक के आते थे वो लोग आज करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं। लूटा है हमें, समन से दूर भाग रहे हैं। भागिए। कहावत है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। केजरीवाल जी, आप कहां भागिएगा, कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए। और दिल्ली के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में 13 एमबीबीएस छात्राओं से छेड़खानी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं, वो भी जरा देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी के मामले में यह बड़ी खबर। विजिलेंस विभाग ने मामले में एक्शन लिया। विजिलेंस ने दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। आरोपी प्रोफेसर को नहीं हटाने पर मांगा जवाब। नवभारत की खबर का बहुत बड़ा असर। नवभारत की खबर का ये बड़ा असर आपके सामने खबरों के तौर पर। देखिए, विजिलेंस विभाग ने इस मामले में एक्शन लिया है। दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। और आगे आपको दिखाएंगे पुतिन का क्यों चढ़ा पारा। लेकिन पहले देखिए हेमंत सोरेन की भाभी किस पार्टी में आ गई। जामा से जेएमएम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में सीता ने लिखा है कि उनके पति दुर्गा झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रह चुके हैं, लेकिन उनके निधन के बाद से उनके परिवार को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। सीता सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। एआईसीसी मुख्यालय में हुई इस बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस के ड्राफ्ट मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ।
अपनी यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि 5 किलो अनाज के बदले देश की तिजोरी की चाबी आपने किसी को दे दी। एक वोट देकर जिसको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आदमी आपके वोट की ताकत से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाज पर दे दिए। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी पर निशाना साधा है। पूरे देश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी आज एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करने लगी है। उसकी एक कठपुतली बन गई है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू। ये खबर भी देख लीजिए। दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी संधू को अमृतसर से अपना उम्मीदवार बना सकती है, ये इशारे भी मिल रहे हैं। तरणजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तस्वीरें आपके सामने। अमृतसर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी बना सकती है इस बार के चुनावों में। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए मेरा एक होम टाउन है और एक बहुत आगे पहुंचा हुआ शहर था इंडिपेंडेंस में। अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अमृतसर के लिए डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जाए।